साल 2006 से 2007 के बीच दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा खौफ छाया था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। लोग रात में घर से निकलने से डरते थे, पुलिस परेशान थी और पूरे शहर में एक नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, दिल्ली का कसाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसने पूरी राजधानी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। चंद्रकांत झा, एक साधारण सा नाम, एक साधारण सा चेहरा। लगभग 40 साल का यह आदमी दिखने में बिल्कुल आम इंसान लगता था। कोई भी कह सकता था कि ये तो कोई मामूली दुकानदार है या फिर कोई मजदूर, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा था एक ऐसा राक्षस जिसने दिल्ली को दहला दिया था। जो लोग उसे जानते थे वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यह शांत दिखने वाला आदमी एक दिन इतिहास के सबसे डरावने अपराधियों में से एक बन जाएगा। चंद्रकांत बिहार के मधेपुरा जिले के घोसई गांव से आया था। दिल्ली में वो साप्ताहिक बाजारों में फेरी लगाता था, आजादपुर मंडी के पास रहता था और छोटी मोटी नौकरियां करता था। शादी 2 बार की थी। पहली पत्नी को 1 साल में ही छोड़ दिया था। दूसरी पत्नी से 5 बेटियां थीं, लेकिन वो ज्यादातर परिवार से दूर रहता था। सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंधेरे में यह आदमी कुछ और ही बन जाता था। दिन में वो एक साधारण फेरी वाला था, रात में एक खूंखार शिकारी। उसका तरीका बेहद चालाकी भरा था। वह उन लोगों को निशाना बनाता था जो बिहार और उत्तर प्रदेश से दिल्ली में काम की तलाश में आते थे। गरीब, अकेले और समाज में कमजोर लोग। चंद्रकांत उनसे दोस्ती करता, उन्हें छोटे मोटे काम दिलाने में मदद करता, खाना खिलाता, रहने की जगह देता और भाई की तरह व्यवहार करता। लोग उस पर भरोसा कर लेते थे। फिर कोई छोटी सी बात, झूठ बोलना, चोरी करना या मांसाहार खाना, और चंद्रकांत का दिमाग खराब हो जाता था। उसके अंदर का राक्षस जाग जाता था। शुरुआत में लोग चुपचाप गायब होते रहे। परिवार वाले सोचते कि शायद नया काम ढूंढने चला गया। दिल्ली जैसे बड़े शहर में यह आम बात थी। मजदूर आते जाते रहते थे। लेकिन फिर जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। बुरी तरह से कटे फटे शव मिलने लगे। कुछ के हाथ पैर अलग थे, कुछ पूरी तरह खून से लथपथ, सिर कहीं, धड़ कहीं, हाथ पैर कहीं और। दिल्ली पुलिस को एहसास हुआ कि यह कोई आम हत्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी क्रूर योजना है। चंद्रकांत का तरीका बेहद घिनौना था। वह अपने शिकार को किसी सुनसान जगह ले जाता, रस्सी से हाथ बांधकर कहता कि सजा देगा, फिर गला दबाकर मार देता। उसके पास एक खास तरीके का हथियार था जिससे वह गला घोंटता था। मौत के बाद वह शव को टुकड़ों में काट देता, बेहद सफाई से, ताकि खून कम से कम फैले। फिर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर अपनी साइकिल रिक्शा से ले जाता और तय जगहों पर छोड़ देता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। वो शवों को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर छोड़ता था, साथ में चिट्ठियां भी। उन चिट्ठियां में वो पुलिस का मजाक उड़ाता था, स्थानीय भाषा में गालियां लिखता था और कहता था कि अगर हिम्मत है तो उसे पकड़ कर दिखाएं। 20 अक्टूबर 2006 को हरिनगर पुलिस स्टेशन में फोन आया। एक टोकरी में चिट्ठी मिली जो चंद्रकांत झा ने लिखी थी। वो पुलिस को ताना मार रहा था, कह रहा था कि अगर हिम्मत है तो उसे पकड़ कर दिखाएं। ये सिर्फ चुनौती नहीं थी, बल्कि एक पागल आदमी का अहंकार था जो समझता था कि वो कानून से ऊपर है। उसकी चालाकी यहीं खत्म नहीं होती थी। चंद्रकांत सबूत मिटाने में माहिर था। फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, कोई भी सुराग वो बड़ी सफाई से खत्म कर देता था। उसने अपनी साइकिल रिक्शा में भी बदलाव किए थे ताकि शवों को आसानी से ले जा सके। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। हर नई लाश के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहते थे कि दिल्ली का कसाई घर में ही है। पड़ोसी एक दूसरे पर शक करने लगे। रात में सड़कें सुनसान हो जाती थीं। माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। दुकानदार जल्दी दुकान बंद कर देते थे। पूरा शहर एक अदृश्य डर की छाया में जी रहा था। पुलिस लगातार जांच कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हैदरपुर इलाके में तलाशी ली गई, जहां चंद्रकांत रहता था। पुलिस को पता चला कि वो अपने शिकारों को भाई की तरह मानता था, फिर छोटी सी बात पर उन्हें मार देता था। हर दिन नई घटनाएं हो रही थीं, लेकिन कोई ठोस लीड नहीं था। चंद्रकांत झा जैसे हवा में गायब हो गया था। उसके शिकार बनने वाले लोग, अनिल मंडल, उपेंद्र, दलीप, शेखर, उमेश, सभी उसी तरीके से मारे गए। पहले दोस्ती, फिर भरोसा और अंत में मौत। चंद्रकांत अपने हर शिकार के साथ एक कैमरा भी रखता था, जैसे वो अपने कारनामों को रिकॉर्ड करना चाहता हो। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि एक सब कुछ तब शुरू हुआ जब न्यूज चैनलों ने इस केस को प्रोमिनेंस दिया। हर रोज टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों ने पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया था। न्यूज एंकर्स रोज रात को ब्रेकिंग न्यूज के साथ आते थे। दिल्ली में फिर मिला कटा हुआ शव, तिहाड़ जेल के बाहर मिले बॉडी पार्ट्स,
लोग रात में बाहर जाने से डरने लगे थे। माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से हिचकिचाते थे। दिल्ली की वो चहल पहल, वो रौनक जैसे गायब हो गई थी। मेट्रो स्टेशंस पर भी लोग अकेले खड़े होने से डरते थे। हर कोई अपने आसपास नज़र दौड़ाता रहता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चंद्रकांत झा इन सब खबरों का मजाक उड़ाता था। वो मीडिया की रिपोर्ट्स देखता और हंसता रहता। झा अपने विक्टिम्स के साथ पुलिस को चिट्ठियां भी भेजता था, जिसमें वो पुलिस को चैलेंज करता था। उसे लगता था कि पुलिस और मीडिया उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगी। वो अपने आप को एक मास्टरमाइंड समझता था। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने हीनस एक्ट्स जारी रखता रहा। शहर के लोग अब हर अजनबी को शक की नज़र से देखने लगे थे। बस स्टॉप पर खड़ा कोई व्यक्ति, रात में सड़क पर चलता कोई आदमी, यहाँ तक कि दिन में भी कोई अनजान चेहरा, सब सस्पिशियस लगते थे। लोग अपने नेबर से भी डरने लगे थे। पर झा का असली चेहरा अभी भी उनके सामने नहीं आया था। अक्टूबर 2007 में स्थिति बदलने लगी। पुलिस ने झा के एसोसिएट्स पर नज़र रखना शुरू किया था। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम बनाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन टीम दिन रात काम कर रही थी। वो आज़ादपुर मंडी के आसपास के इलाकों में सर्वेलेंस कर रही थी, क्योंकि वहीं झा रहता था। पुलिस ऑफिसर्स ने उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और काम करने वाली जगहों पर नज़र रखी थी। और फिर वो मोमेंट आया जब झा से एक क्रूशियल मिस्टेक हुई। उसने अपने किसी विक्टिम का एक इम्पॉर्टेंट सामान छोड़ दिया था, एक ऐसा एविडेंस जो सीधे उसकी तरफ इशारा करता था। ये एक ऐसी चीज़ थी जो केवल वो ही छोड़ सकता था। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया। जब वो पकड़ा गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कोई आम आदमी हो। कई घंटे की पूछताछ के बाद झा को गिरफ्तार किया गया। शुरू में उसने अपने क्राइम्स डिनाई किए। वो बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है। उसका एक्टिंग इतना कन्विंसिंग था कि ऑफिसर्स को भी डाउट होने लगा था। लेकिन एविडेंस इतने मजबूत थे कि वो टूट गया। आवर्स ऑफ इंटेरोगेशन के बाद जब उसके सामने सारे सबूत रखे गए, आखिरकार उसने अपने गुनाह कबूल किए। जब इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स सामने आई तो पूरी दिल्ली शॉक में चली गई। झा ने लगभग 25 से 30 लोगों की हत्या की थी। ये सब कुछ कई महीनों के दौरान हुआ था। वो अपने विक्टिम्स को पहले दोस्त बनाता था, उन्हें खाना खिलाता था, काम दिलवाने का वादा करता था। ज़्यादातर विक्टिम्स बिहार और उत्तर प्रदेश से आए माइग्रेंट वर्कर्स थे। फिर छोटी सी बात पर, कभी झूठ बोलने पर, कभी नॉन वेजिटेरियन खाने पर वो उन्हें मार देता था। वो बॉडीज़ को ओल्ड फैक्ट्रीज में छुपाता था, डिजर्टेड एरियाज में दफनाता था। कोई भी जगह जहां लोग नहीं जाते थे, वहां उसने अपने विक्टिम्स को छुपाया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बॉडीज़ को पीसेस में काटता था और अलग अलग जगह फेंकता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि झा का मोटिव सिर्फ मर्डर नहीं था, वो शहर में डर फैलाना चाहता था। उसे लगता था कि इससे उसे पर्सनल बेनिफिट मिलेगा। वो चाहता था कि लोग उससे डरें, उसका नाम सुनकर कांप जाएं। ये सिर्फ किलिंग नहीं थी, बल्कि साइकोलॉजिकल टेरर फैलाने की कोशिश थी। वो अपने आप को एक पावरफुल पर्सन समझता था जो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है। पूरी दिल्ली इस सच्चाई से हिल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी क्रूरता उनके शहर के बीच में छिपी थी। जो व्यक्ति शायद उनके बगल में बैठता था, जिससे वो रोज मिलते थे, जो उनकी सब्जी तौलता था, वो इतना डेंजरस हो सकता है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोगों को एहसास हुआ कि ईविल कितना क्लोज हो सकता है। कोर्ट ने झा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। जस्टिस मिल गया था, लेकिन उन टेरिफाइंग मंथ्स की मेमोरी अभी भी दिल्ली के लोगों के दिलों में बसी है। वो डर, वो सस्पेशन, वो रातों की बेचैनी, सब कुछ अभी भी याद है। आज भी जब कोई अकेला रात में सड़क पर चलता है तो उन दिनों की याद आ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कभी-कभी सबसे सुरक्षित दिखने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। चंद्रकांत झा का केस हमें सिखाता है कि ईविल कई बार सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर छुपा होता है। आज भी जब दिल्ली के लोग उन दिनों को याद करते हैं तो एक सिहरन दौड़ जाती है। ये रिमाइंडर है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि डेंजर कहीं